अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज भी हमें सबसे पहले बात करनी है रूस और यूक्रेन के दरमियान तुर्की की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात की। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात जो हैं ये 1.5 घंटे तक जारी रहे, लेकिन हुआ क्या? वही जो हमेशा से होता चला आया है। चौथा दौर भी मुज़ाकरात का ये बेनतीजा रहा है। फरीकैन में जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने यूक्रेन के बहरान के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए हर किस्म के इक़दामात की हिमायत की है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि वो इस मसले को सिफारतकारी के अमल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। उधर फरीकैन की जानिब से राहदारियाँ खोलने पर इत्तेफाक के बाद बड़ी तादाद में शहरियों का इनखला जारी है और नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 20 लाख शहरी अपना मुल्क छोड़ चुके हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। खरकीव में अस्पताल पर बमबारी से खातून समेत 17 अफराद जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं, जबकि रूस बमबारी की तरदीद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के मसले की जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन के सदर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ 35,000 अफराद इनखला किया और कीव के गिरदो नवाह में एयर होदर और जो दूसरी राहदारियाँ हैं उस पर से इनखला की इजाज़त दी जा चुकी है। यहाँ से अगर लोग जाना चाहें तो मुल्क छोड़कर किसी भी दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन ये जो राहदारियाँ हैं जिनके ओपन होने का, खुला होने का कहा जा रहा है, ये कोई इतना आसान नहीं है कि कोई शख्स उस रास्ते पर पहुँच जाएगा और बआसानी किसी दूसरे मुल्क या पोलैंड में या कहीं पर भी दाखिल हो सकेगा। बहुत सारी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे जो दीगर ममालिक के लोग हैं, जिनमें पाकिस्तान है, जिसमें इंडिया है, वहाँ पर स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं जो वहाँ पर जॉब्स के लिए मौजूद थे या पढ़ाई के लिए मौजूद थे। बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पहले इन मुज़ाकरात के बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि ये क्यों नाकाम हुए हैं। इसमें तो तुर्की जो है वो एक सालसी किसी हैसियत से मौजूद था, फिर क्या ऐसी वजह है कि डेडलॉक बरकरार है। रिपोर्ट देखते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेंगे। यूक्रेन और रूस में जंग के बाद पहली बार वज़राए ख़ारिजा की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। तुर्की की मेजबानी में होने वाले मुज़ाकरात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहे, लेकिन सीज फायर मुआहदा तय न पाया जा सका। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि सबसे ज्यादा अहम इंसानी मसाइल को हल करने के लिए जंग बंदी पर जोर देते हैं। अगरचे आज कोई हल नहीं निकल सका, लेकिन वो अपने मुल्क में जंग को खत्म करने के लिए इस तरह के मुज़ाकरात जारी रखेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि वो यूक्रेन के बहरान के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए हर किस्म के इक़दामात की हिमायत करते हैं और कोई भी इक़दाम मुज़ाकरात की जगह नहीं ले सकता। तमाम फ़रीक़ैन के मफादात को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मास्को ऐसे इक़दामात कर रहा है कि मग़रिब की पाबंदियों को भी बेअसर कर दें। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने रूस यूक्रेन वज़राए ख़ारिजा सतह पर होने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक उम्मीद जाहिर की कि खित्ते में अमन जल्द बहाल हो जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सफारतकारी के अमल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। दूसरी जानिब फरीकैन के दरमियान जंग जारी हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। रूसी फौज की जानिब से खारकीव में अमारत पर होने वाली शेलिंग के नतीजे में 4 अफराद की हलाकत की इतलात हैं, जबकि एक शॉपिंग सेंटर भी बमबारी के नतीजे में तबाह हो गया। रूस के फिजाई हमले में यूक्रेन के शहर मारियोपोल में एक अस्पताल की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसमें हमला खातून समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। लेकिन रूस अस्पताल पर हमले की तरदीद कर रहा है। रूसी वज़ारत दिफा ने यूक्रेन के 140 जंगी हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया है। 953 टैंक, 2800 फौजी तंसीबात तबाह, जबकि 90% मिसाइल और जंगी हवाई अड्डे भी गैर फाल कर दिए हैं। दूसरी जानिब कीव का दावा है कि मशरकी यूक्रेन में दिफाई अफवाज मुसलसल बुनियादों पर रूसी हमलों को रोक रही हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में यूक्रेन के फाइटर जेट और तैयारा शिकन मिसाइलों की मदद से 2 रूसी हेलीकॉप्टरों और Su-25 तैयारों को तबाह कर दिया है। दोनों फरीकैन में राहदारियां खोलने पर इत्तेफाक के बाद बड़ी तादाद में शहरियों का इनखला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 20 लाख शहरी मुल्क छोड़ चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उधर व्हाइट हाउस ने एक बार फिर खदशा जाहिर किया कि रूस यूक्रेन में केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक कर सकता है और हम सबको इस हवाले से खबरदार रहना होगा। इससे कबल बरतानवी वज़ारत दिफा ने दावा किया कि थर्मोबैरिक रॉकेट यूक्रेन में इस्तेमाल किए हैं। इन रॉकेटों को वैक्यूम बम भी कहा जाता है, क्योंकि इर्द गिर्द की ऑक्सीजन को खींचकर शदीद दर्जा हरारत का धमाका करते हैं। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में मुख्तलिफ शहरों पर मुजाहरे भी जारी हैं। रूसी पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 5,500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है।
5,500 के करीब मुजाहिरीन ऐसे हैं जिन्हें अरेस्ट किया जा चुका है। इस रिपोर्ट में आपने जाना सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर बमबारी किस तरह से की जा रही है, जानी नुकसान कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने जानी। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम अभी बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो तुर्की की मेज़बानी के अंदर मुज़ाकरात हुए थे जिनके बारे में बड़ा दावा किया जा रहा था कि वो यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएंगे, कुछ ना कुछ नतीजा तो बहरहाल निकलेगा। वो नतीजा क्यों नहीं निकला है ये हम जानेंगे डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, पहले जो मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए चले उसमें क्यों डेडलॉक आया, क्या वजूहात थी, क्या दोनों जानिब से मुज़ाकरात मुतालिबात किए जा रहे थे? कुछ ना कुछ वजूहात तो समझ में आती हैं, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसके अंदर तो तुर्की मौजूद था और तुर्की कह रहा था कि जी मैं तो हर तरह से अपनी कोशिशें जारी रखूँगा, जारी रखे हुए हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब हो जाएं। फिर इनका भी कोई नतीजा नहीं निकला सालिसी के बावजूद, क्यों सर? मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा ख्याल है कि कुछ आइस मेल्ट हुई है। अगर आप जेलेंस्की का जो एबीसी नेटवर्क को इंटरव्यू है, अगर आप उसमें देखें तो जेलेंस्की ने 2-3 जो पॉइंट्स थे या 2-3 जो रशिया की डिमांड्स थी उसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं। मैं वन बाय वन जो रशिया की जो डिमांड्स हैं उनको डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर जो डेवलपमेंट है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। एक डिमांड जो आ रही थी रशिया की तरफ से वो यूक्रेन की न्यूट्रलिटी पे थी कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। इस हवाले से रशिया कुछ गारंटीज चाह रहा था और जेलेंस्की ने जो भी रिसेंट इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने इस बात पे ऑलमोस्ट एग्री किया है कि यूक्रेन इस चीज के लिए तैयार है कि वो ये एश्योरेंस देने के लिए कि वो न्यूट्रल रहेगा और वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। और फिर जेलेंस्की ने उसमें जो एक बात और की इंटरव्यू में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि नेटो यूक्रेन को अभी एक्सेप्ट करने के लिए इटसेल्फ रेडी नहीं है। और यही बात जब ये रशियन इन्वेजन अभी यूक्रेन में स्टार्ट नहीं हुआ था, जर्मन जो नेवल चीफ हैं वो इंडिया विजिट पर गए थे, उन्होंने भी बड़े डाउट इस चीज के ऊपर जाहिर किए थे कि जब यूक्रेन का ऑलरेडी रशिया के साथ एक क्रीमिया में क्राइसिस चल रहा है और इस सूरत हाल में यूक्रेन नेटो को कैसे ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि नेटो का जो आर्टिकल 5 है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, अगर यूक्रेन इस हालत में नेटो का मेंबर बनता है तो इसका मतलब ये है कि रशिया और यूक्रेन बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि क्रीमिया यूक्रेन की टेरिटरी है और उसके ऊपर रशिया ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इस वजह से एक बात जो जेलेंस्की ने की कि उन्होंने एश्योरेंस दी कि वो जो रशिया की ये डिमांड है कि यूक्रेन फ्यूचर में अपनी न्यूट्रलिटी शो करे। तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उन्होंने इस पे एग्री किया कि यूक्रेन न्यूट्रल होने के लिए तैयार है। एक और जो डिमांड आई थी रशिया की तरफ से वो ये थी कि जो 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, तो इनका ख्याल था कि यूक्रेन इसको एक्सेप्ट कर ले, इस एनेक्सेशन को एक्सेप्ट कर ले कि क्रीमिया रशिया का पार्ट है। मेरे ख्याल है कि इसके ऊपर भी यूक्रेन ने अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है। यूक्रेन ने अपनी अप्रोच प्रैक्टिकल रखी है। यूक्रेन का कहना है क्योंकि 7 सालों से अगर आप देखें 2014 से आज तक, तो क्रीमिया तो रशिया ही के कंट्रोल में है और फ्यूचर में, और इससे पहले कोल्ड वार टाइम पीरियड में भी क्रीमिया रशिया ही के कंट्रोल में था। असल में क्रीमिया में बड़ी इनकी स्ट्रेटेजिक एक पोर्ट है, उसका नाम है सिल्वेस्टोपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोर्ट है और ये रशिया 1991 में जब यूक्रेन आजाद हुआ था तब भी ये पोर्ट रशिया ने यूक्रेन को नहीं दी थी, ये लीज पर इस पोर्ट को लिए रखा था। तो मेरा ख्याल है कि कहीं यूक्रेन के जो लीडरशिप है वो समझ गए हैं कि शायद वो क्रीमिया को वापस नहीं ले सकते। तो वो जो रशिया की एक दूसरी डिमांड आ रही थी कि जो क्रीमिया की रशिया के साथ एनेक्सेशन है इसको यूक्रेन एक्सेप्ट कर ले, इसको भी मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट ऑलमोस्ट कर लिया गया, इस पे भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तीसरी डिमांड इनकी थी कि जो डॉनबास रीजन है, ये जो डोनेस्क और लोहांस्क, इन दोनों को मिला के हम डॉनबास रीजन कहते हैं। इनकी रशिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। मेरा ख्याल है कि इनकी इंडिपेंडेंस तो नहीं होगी लेकिन यूक्रेन इनको ऑटोनॉमी देने पे तैयार है, सॉवरेनिटी या सॉवरन इंडिपेंडेंस देने पे तैयार नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये डॉनबास रीजन है, इसको अगर यूक्रेन ऑटोनॉमी दे देगा तो रशिया भी शायद इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट था कि डॉनबास रीजन का क्या होगा, इसमें मेरे ख्याल से समवेयर इन मिडल इनमें सेटलमेंट हो जाएगी। एक लास्ट पॉइंट है अगर आप मुझे अलाउ करें, वो है डीमिलिटराइजेशन।
रशिया की जो सबसे क्रूशियल डिमांड थी, जिसके ऊपर अभी तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं कर सकी, मैंने बताया 4 डिमांड्स थी। 3 डिमांड्स के ऊपर ऑलमोस्ट उनमें एक तरह का एग्रीमेंट डेवलप हो गया है, लेकिन चौथी डिमांड रशिया की है डीमिलिटराइजेशन, कि यूक्रेन अपनी आर्मी और अपनी मिलिट्री ये सब कुछ खत्म कर दे। मैं कहा यूक्रेन इसके ऊपर एग्री नहीं करेगा, डीमिलिटराइजेशन के ऊपर, कि यूक्रेन अपनी आर्मी मिलिट्री सब कुछ खत्म कर दे, और इस सिचुएशन में जब उसको एक डायरेक्ट थ्रेट हो, तो इस वक्त जो इशू है जिसकी वजह से फिर डॉक्टर साहब, अगर 3 जगहों पर यूक्रेन लचक दिखा रहा है, तो चलें इस मामले पर अगर रूस लचक दिखा देता है, तो फिर तो इसका मतलब है कि मामला हल हो जाएगा। दिखाएगा लचक रूस इस मामले पर? मेरा ख्याल है कि मुझे, मैं कुछ गैस नहीं कर सकता कि प्लूटन के माइंड में क्या है, लेकिन मेरे ख्याल है इसके ऊपर शायद कोई सेटलमेंट हो जाए। अगर ये डायलॉग्स आगे चलते हैं, बातचीत होती है, तो शायद वो किसी एक सेटलमेंट पे पहुंच जाए। लेकिन इस वक्त जो इशू है वो डीमिलिटराइजेशन का है। रशिया यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन चाहता है और यूक्रेन इसके ऊपर एग्री नहीं है। बाकी जो 3 डिमांड्स थी उसके ऊपर सेटलमेंट्स काफी हद तक हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही बेनतीजा ये जो मीटिंग है ये रही है, ये मुज़ाकरात जो हैं ये बिल्कुल बेनतीजा नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बर्फ़ पिघलती दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं कि कितने अदवार और चाहिए मीटिंग्स के? सिर्फ तुर्की का किरदार ही अगर इसी तरह से जारी रहे तो ये काफ़ी होगा, या किसी और मुल्क को भी इंटरवीन करना चाहिए, इस मामले में सालसी का किरदार अदा करना चाहिए, ताकि मामला जो है वो थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ सके, या नहीं अभी आपको लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये जंग अभी कुछ और रोज़ कुछ और हफ्ते इस तरह से चलेगी? असल में इन प्रिंसिपल तो 3 पॉइंट्स के ऊपर दोनों पार्टीज ने एग्री किया है, लेकिन मेरा ख्याल है यूक्रेन जो अपने अलाइज हैं उनको भी इसके ऊपर एतमाद में लेना चाहेगा। खास तौर पे यूक्रेन चाहेगा कि वो यूएस को इस पूरे डायलॉग के प्रोसेस के ऊपर एतमाद में ले। और मुझे यूएस की जो स्ट्रेटेजी लग रही है, इट्स क्वाइट वियर्ड इस सेंस में कि आपने देखा होगा कि यूएस और यूके ने जो रशियन ऑयल और गैस है इसको एक्सपोर्ट के वो बैन कर दिया है। और इसकी एक्सपोर्ट बैन होने से रशियन, आपको मालूम है रशिया 2nd लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, और अगर आप रशिया का ऑयल और गैस बैन करते हैं तो इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आ सकता है पूरी दुनिया में। अमेरिका की कोशिश थी कि रशियन ऑयल बैन करने से पहले होना ये चाहिए था कि पहले ईरान और वेनेजुएला का ऑयल मार्केट में आ जाता। ये 3 बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ईरान, वेनेजुएला और रशिया, जिनका ऑयल रशिया ने, सॉरी, जिनका ऑयल यूएस ने, अमेरिका के इल्म में है, जब ये चीज़ दूसरे इत्तेहादियों के इल्म में है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्यों इतनी जल्दी की गई अमेरिका की जानिब से इतना बड़ा फैसला लेने के लिए? ज़ाहिर है आप खुद फरमा रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह से है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो तो $300 कहा जा रहा है कि फ़ी बैरल तक इंक्रीज़ कर जाएंगी अगर ये इसी तरह से सिचुएशन रहती है। तो ये तो अमेरिका के इल्म में भी था, फिर क्यों किया गया ऐसा? मेरे ख्याल है कि अमेरिका के अंदर जो कुछ लॉबीज हैं और जो ऑयल कंपनीज हैं वो चाहती है उनके प्रॉफिट ज्यादा हों, और ये एक इंटेंशनल स्टेप मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को ज्यादा करने के लिए ईरानियन और वेनेजुएलन ऑयल को पहले मार्केट में लाया जाता, फिर रशिया का ऑयल बैन किया जाता, तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन ईरानियन और वेनेजुएलन ऑयल पहले बैन है, अब आपने रशिया का बैन कर दिया, तो इसका मतलब ये कि आपने जानबूझ के एक ऑयल क्राइसिस दुनिया में पैदा किया। और मैं आपको 2 चीजें यहाँ पे आज बता दूं कि कमिंग डेज में 2 बड़े क्राइसिस हैं जो दुनिया फेस करने वाली है। एक बहुत बड़ा मैसिव ऑयल क्राइसिस आने वाला है, और एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आने वाला है। और ये जो ऑयल क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, ये पूरी दुनिया के अंदर स्टैगफ्लेशन को जन्म दे सकता है। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है, ग्रोथ रुक सकती है। तो मेरे ख्याल से आने वाला टाइम दुनिया के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि शायद अमेरिका, सबको नजर आ रहा है कि अमेरिका ने शायद मे बी अपनी ऑयल कंपनीज को नवाजने के लिए उन्होंने रशिया को ऑयल बैन कर दिया। और आपको मालूम है $300 पर बैरल का मतलब ये है कि पाकिस्तान अभी $5 अरब की ऑयल इंपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये $300 पर बैरल पे चला जाता है तो हमारी ऑयल इंपोर्ट $5 अरब से $10 अरब हो जाएंगी। अब 20 अरब डॉलर के तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, तो आधे रिजर्व तो हम ऑयल इंपोर्ट में लगा देंगे। और अगर ऑयल $300 बिलियन होता है तो दुनिया के कई मुल्क ऑयल परचेज ही नहीं कर सकेंगे, वो खरीद ही नहीं सकेंगे। पूरी दुनिया की इकोनॉमी, चले अमेरिका इसको समझ रहा है, अपने मफादात के लिए कर रहा है, या यूरोपियन कुछ कंट्रीज जो हैं उनके अपने इसमें कुछ मफादात हो सकते हैं कुछ बड़ी कुव्वतों के। लेकिन मुझे सर ये फरमा दीजिएगा कि इस सारी सिचुएशन के अंदर
जिस तरह से इंसानी जानों का ज़या हो रहा है, जो यूक्रेन के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो भी, और साथ ही साथ ये जो आलमी बहरान एक तरह से खुराक का और पेट्रोलियम मसनूआत का पैदा हो सकता है, इस सब में अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ पर है? बयान तो हमें पिछले दिनों भी एक दिखाई दिया कि जी फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यूक्रेन के अंदर इमदाद की जानी चाहिए, लेकिन खुद अक़वाम मुत्तहिदा क्या रोल अदा कर सकती है, कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है कुछ? जो यूनाइटेड नेशन इसमें ज्यादा रोल इसलिए नहीं प्ले कर सकती कि जो डिसीजन मेकिंग फोरम है यूएन का वो सिक्योरिटी काउंसिल है, और सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के पास वीटो पावर है, और अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस हवाले से कोई डिसीजन मेरा नहीं ख्याल ले सकेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन या डिसीजन जो रशिया के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा रशिया उसको वीटो कर देगा, और जो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन बाइंडिंग होता है, और रशिया सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ है। तो मैं ख्याल है इसमें यूनाइटेड नेशन तो शायद कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सके, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिनमें मैं टर्की और चाइना को देख रहा हूँ। चाइना भी डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव हुआ है, मीडिएशन करवा रहा है दोनों साइड्स पे। तो दो कंट्रीज हैं जो इस वक्त बहुत एक्टिव हमें नजर आ रही हैं, चाइना और टर्की के, वो इन दोनों रशिया और यूक्रेन में कोई मीडिएशन हो जाए। बाकी यूएन का रोल मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें रशिया की वीटो पावर। ठीक है जी, यूएन का इतना अहम रोल जिस तरह से हो सकता था, क्योंकि वीटो पावर है उसके पास, रशिया के पास, तो वो उस तरह से हो नहीं सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया आपसे आपने शेयर किया हमसे। डॉक्टर करीमुल्लाह साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। माहिर हैं जी, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिराना राय अपनी दे रहे थे रशिया और यूक्रेन के मामले के हवाले से। डॉक्टर करीमुल्लाह साहब, उनका तज्ज़िया, उनका तबसरा आपने जाना। अब हमें बढ़ना है जी आगे और कुछ मज़ीद खबरें प्रोग्राम में शामिल करनी हैं। ख़बर जो है हमारे पास अगली वो अमेरिका से है। ख़बर यह है कि अफ़गान मुहाजिरीन की अमेरिका में आबादकारी की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। अफ़गान मुहाजिरीन के पहले ग्रुप को शिमाली वर्जीनिया में कायम आर्जी रिहायशी मरकज़ मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता बरस अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफ़गानों की एक बहुत बड़ी तादाद ने अमेरिका का रुख किया था। मनाज़िर भी आपने देखे थे कि किस तरह से लोग अफ़गानिस्तान को छोड़ के अमेरिका पहुँचे थे। अब ये जो लोग हैं इन्हें आबाद करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक स्कीम चलाई जा रही है। अफ़गान जंग के दौरान वफादारी निभाने वालों के लिए मुस्तकिल रिहाइश का इंतज़ाम किया जा रहा है। अफ़गान मुहाजिरीन को अमरीकी हुकूमत की जानिब से क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, इनकी आबादकारी के लिए किस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर मज़ीद इस पर बात कर लेंगे। अफगान मुहाजिरीन को अमेरिका पहुंचे हुए 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। अब तक अमेरिकी हुकूमत के लिए उनके लिए आबादकारी की कोशिशें ही जारी हैं। अफगान मुहाजिरीन का पहला ग्रुप शुमाली वर्जीनिया में कायम करदा एक आर्जी रिहायशी मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता बरस अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद वस्ती एशियाई मुल्क से अफगानों की एक बड़ी तादाद मुल्क छोड़कर अमेरिका पहुंची। आदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका और इत्तेहादियों की जानिब से अफगानिस्तान से 1,28,000 से ज्यादा अफराद को निकाला गया। अमेरिका पहुंचने वाले मुहाजिरीन की तादाद 76,000 से ज्यादा है। इन अफगान मुहाजिरीन के लिए आबादकारी की स्कीम चलाई जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जब तक इन 300 अफगानों के लिए रिहाइश का मुस्तकिल इंतजाम नहीं हो जाता, ये मुहाजिरीन लेस्बर्ग के नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में रहेंगे। DHS के तर्जुमान ने बताया कि मरकज में 1,000 अफराद की गुंजाइश है। DHS ने पहले कहा है कि तकरीबन 40% अफगान ऐसे लोगों के लिए खुसूसी तारिकीन वतन के वीजे के लिए अहल होंगे जिन्होंने अमेरिका की तवील तरीन जंग के दौरान फौजी तर्जमान या अमेरिकी हुकूमत के लिए किसी और हैसियत में काम किया था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अक्सरियत अब तक कायम शुदा अफगान कम्युनिटीज के साथ आबाद हो चुकी है। वर्जीनिया के अलावा शुमाली कैलिफोर्निया, टेक्सास में भी मुकीम है। अफगानिस्तान से अमेरिका का रुख करने वाले कई अफराद के पास मुस्तकिल कानूनी रिहाइश नहीं है, क्योंकि वो पनाह गुज़ीन प्रोग्राम के तहत नहीं आए थे। अमेरिकी हुकाम की जानिब से उन्हें एक किस्म की हंगामी विफाकी इजाजत के तहत दाखिल किया गया था। अफगान मुहाजिरीन आर्जी तौर पर अमेरिका के अंदर 8 फौजी अड्डों में मौजूद हैं और वो मुस्तकिल घरों में दोबारा आबाद होने के मुंतज़िर हैं। अब तक सिर्फ 6,000 मुहाजिरीन के लिए घरों का इंतजाम किया जा सका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की 42 साल तक मेजबानी कर रहा है।
اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین نے رواں سال پاکستان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کی پہلی اسمارٹ کارڈ رجسٹریشن کو کامیابی سے مکمل کیا، جس کے مطابق 14 لاکھ رجسٹرڈ مہاجرین میں سے 2 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں UNHCR نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ایران کی بھی مدد کریں، جس نے سال 2021 میں تقریباً 5 لاکھ افغان مہاجرین کو جگہ دی۔ UNHCR کے مطابق ایران نے 7,08,000 افراد کو پناہ دی، 1,80,000 سے زائد افراد کے ساتھ جرمنی تیسرے نمبر پر، جبکہ ترکی نے تقریباً 1,30,000 افراد کو پناہ دے رکھی ہے۔ پاکستان بھی 4 دہائیوں سے زیادہ وقت سے افغان مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے ہے، بڑے اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر پاکستان کو ان کی وجہ سے مشکلات کا بھی سامنا رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب پاکستان جیسا ملک ان کو اس طرح سے بہت ساری سہولیات جو ہے وہ دے رہا ہے، یہ سہولیات امریکہ جیسا ملک نہیں دے پا رہا ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں جی۔ جوائن کیا ہے مجھے ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام اسما، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجیے گا، افغان مہاجرین کی امریکہ میں آباد کاری کے لیے 6 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ابھی بھی صرف 300 افراد کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں عارضی رہائشی سینٹر منتقل کیا جا سکا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں ان کی آباد کاری میں اتنی سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ آسما۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ نے افغانستان میں بڑی ہزیمت اٹھائی ہے، اور 20 سال کی جنگ کے بعد بھی جس انداز میں امریکہ کو افغانستان سے نکلنا پڑا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو افغانستان سے جو مہاجرین وہاں گئے ہیں، اس کے اندر افغانستان نے کوئی پلاننگ نہیں کی، امریکہ نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، پینٹاگون کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، نہ ہی انہوں نے اس کے بارے میں کوئی پلان کیا ہوا تھا کہ جی 10,000 20,000 جو ہیں وہ مہاجرین کو ہم لائیں گے۔ یہ صرف ان گائیڈز کی اور مترجم کی بات کرتے تھے جو کہ 2 سے 4,000 تھے۔ ٹوٹل 76 سے 80,000 افغان مہاجرین گئے ہیں، اور وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں۔ امریکہ جیسے فل آف ریسورسز کنٹری کے اندر بھی چونکہ امریکہ کی وہ پریورٹی نہیں ہے، امریکہ نہ تو افغانستان کے اندر رہتے ہوئے افغانیوں کو پریورٹی دے سکا، نہ افغانستان کے جو چند ہزار مہاجرین افغانستان سے امریکہ پہنچے ہیں ان کے لیے کچھ کر سکا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی پروگرام میں کہ پاکستان 40 سے 60 لاکھ افغان مہاجرین کا ہوسٹ رہا ہے پچھلے 40 سال سے، دنیا کا سب سے بڑی ہوسٹ نیشن ہے فار اینی ریفیوجیز ان the world۔ پاکستان کا موازنہ امریکہ سے کس طرح کریں ہم، لیکن پاکستان نے کھلے دل سے افغانیوں کی مدد کی ہے، جس کو دنیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سراہنا چاہیے۔ دوسری جانب میں یہ کہوں گا کہ امریکہ نے ابھی تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ انتہائی ناکافی ہے، اور وہ انتہائی فیلئر کی طرف ہے۔ لیکن آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ $8-9 بلین کی امداد کو جس طرح روکا جا رہا ہے، پھر اس کو قسطوں میں دیا جا رہا ہے، اور جس انداز میں افغانستان کے عوام غربت اور افلاس کی چکی میں پسنے لگ گئے ہیں، اس میں امریکہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے آسما۔ اور دوسرے اینڈ کے اوپر یہ جو جن لوگوں کو لے کے گئے ہیں مترجم اور گائیڈ کو، ان کی تو زندگیوں کو بھی خطرہ تھا، اور انہوں نے اپنی، اگر یہ نہ ہوتے تو امریکہ کی فوجیں 20 سال تو کیا 2 سال بھی نہ نکال پاتی افغانستان کے انہوں نے اندر۔ اپنی جان پر کھیل کے امریکہ کے لیے بہت سارا ایسا کام کیا ہے، بالکل کیا ہے، جانیں ان کی خطرے میں تھیں، حتیٰ کہ اس روز تک تھی جب تک کہ افغانستان سے نکل نہیں گئے ہیں۔ لیکن بہرحال مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ جو بھی اب سچویشن ہے جو آپ نے ڈسکرائب کیا ہے، جس طرح سے آپ نے بیان کیا ہے کہ امریکہ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی تھوڑی وجوہات آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے امریکہ میں جو موجود ہے مہاجرین کو لے کر، خاص طور پر افغان مہاجرین کو لے کر، وہ ہے، یا پھر امریکہ کے کچھ قوانین ایسے ہیں جو آڑے آ رہے ہیں ان کی آباد کاری کو لے کر؟ سر اس کے اندر جو سب سے اہم وجہ ہے وہ پریورٹیز کی ہے، ترجیحات کی ہے۔ افغان مہاجرین کی آباد کاری امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ جب ایک چیز پریورٹی میں نہیں ہے تو اس کو اہمیت نہیں ملے گی۔ دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ کے دور سے اور آج بائیڈن کے دور میں بھی امریکہ کے اندر مہاجرین کے لیے بہت سخت پالیسی اختیار کی جا رہی ہے، اور یہ افغان مہاجرین جنہوں نے امریکی فوجیوں پر احسان کیے، یہ ان کے احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ کبھی ان کو ایئر بیس کے اندر
शेल्टर के अंदर, उन टीन के और उन कंटेनर्स के शेल्टर में रखा जा रहा है जैसे कैदियों को रखा जाता है, जैसे मुसाफिरों को रखा जाता है। मैंने एक रिपोर्ट देखी तो उसमें वो जो दिखा रहे थे कि जिस अंदाज में ये रह रहे हैं वो मुझे बड़ा काबिल रहम हालत लगी। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहता हूं कि ये अफगानिस्तान के साथ साथ उन कौमों के लिए सबक बनता जा रहा है जिन कौमों ने अपनी जंगों के अंदर अमेरिका का साथ दिया। और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के लिए ये एक लेसन हो जाएगा कि आप किसी की जंग में किसी का साथ ना दें, बल्कि अपने ही मुल्क से वफादारी करें तो आपकी बचत है। आप देखें कि अमेरिका जो है वो अब जंग से निकल गया है, ना तो वो अफगानियों का पुरसाने हाल है, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, और ना ही उसको अफगानियों के दर्द से कोई सरोकार रह गया है। आसमा, अच्छा ठीक है, तो अभी ये जो बेसरो सामानी की सी सिचुएशन है, कैफियत है वहाँ मौजूद अफगानियों के लिए जो हिजरत करके गए हैं, वहाँ पहुँचे हैं, अपनी वफादारी का बदला चाह रहे हैं जो कि उन्हें नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ऐसा होगा कि वो अफगान तालिबान हुकूमत की उस पेशकश पर गौर करें जिसमें कहा गया था कि जो अफगानिस्तान के लोग यहाँ से चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, वो वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्हें आम मुआफ़ी दे दी जाएगी, किसी किस्म की गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगेगा, वो वापस आएँ, अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें? तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि वहाँ जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कस्मा कुर्सी की, जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं कंटेनर्स के अंदर, उससे बेहतर नहीं है कि वो अफगानिस्तान आ जाएं? या नहीं, उन्हें वही ज़्यादा बेहतर लग रहा है वहीं कंटेनर्स के अंदर रहना इससे अफगानिस्तान आने? आसमा, इसके अंदर दो बड़े अहम बातें हैं। एक बात तो ये है कि चूंकि जैसे आप एक नॉर्मल फिनोमेना पता है सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ से लोगों की बदकिस्मती से ड्रीम लाइफ हो जाती है अमेरिका रहना, यूरोप में रहना। वो उसकी वजह से अपना सब कुछ, अपनी इज्जत नफ्स, अपना सब कुछ कुर्बान करके दाव पे लगा के वहां पहुंचना चाहते हैं, और उसके बाद वो जिस ख्वारी से गुजरते हैं, जिस अजियत से गुजरते हैं, वो इसकी कीमत अदा करते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि अफगान तालिबान ने एक बात कही, और मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल लिखना चाहा, कि ये ब्रेन ड्रेन हुआ है, ये पढ़े लिखे लोग चले गए हैं, ये वो लोग, इनमें से कई डॉक्टर्स हैं, कई जनाब बेहतरीन इंग्लिश स्पीकिंग थे, कई रिसर्चर थे, तो ये अफगानिस्तान को ना सिर्फ ये लोग वहां पे जाके अमेरिका के साथी बन गए हैं, बल्कि अफगानिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन है वो भी हुआ है। तो तालिबान की ये पेशकश तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बहुत कम लोग इस पर गौर करेंगे, और उसकी वजह ये है कि उनको ये उम्मीद होती है, ये आसरा होता है कि बिलाखिर यहाँ पर इनका जो है वो इनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, अमेरिका की रेजिडेंसी मिल जाएगी, यूरोप के अंदर रेजिडेंसीज मिल जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में कोई भी अफगानी जो वहां चले गए हैं वो वापस आएंगे। अलबत्ता ये जरूर होगा कि ये 70-80 हजार अफगानी, या टोटल 1.5 लाख के करीब अफगानी जो अभी गया है, और टोटल 20 लाख अफगानी जो अफगानिस्तान से बाहर रहते हैं, वो अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद कर सकते हैं बजरिया फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज भेजकर मुल्क की मुआशी तरक्की में हिस्सा डालें। सर, वो और तभी कर सकते हैं जब पहले तो उनकी आबादकारी का मसला हल नहीं हो रहा है, दीगर मसाइल तो जिस तरह से आपने फरमाया, खुद जिस तरह से आपने बयान किया कि क्या उनकी कस्मा पुरसी किसी वहाँ पर हालत है, तो ये इस चीज़ में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब, आप अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे, मैं बता रहे थे अमेरिका के अंदर क्या सिचुएशन है उन लोगों की जो अफगानिस्तान को छोड़कर गए हैं। अब वफादार जिस तरह से रहे हैं, वो अमेरिका के साथ अपनी वफादारी का बदला वहाँ पर चाह रहे हैं, लेकिन वो बदला उन्हें उस तरह से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर प्रायोरिटी जो है अमेरिकन की वो कुछ और है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज एक बार फिर से ओमिक्रॉन की। आप जानते हैं कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमें बात करनी है शिमाली कोरिया की। हमें आपको बताना ये है कि शिमाली कोरिया से मुताल्लिक़ खुफिया अमरीकी रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है नाज़रीन कि शिमाली कोरिया रवां बरस जौहरी तजुर्बात की जानिब लौट सकता है। ये एक बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। अगर हम रवां साल शिमाली कोरिया की जानिब से किए गए मिसाइल तजुर्बात की बात करें तो 2 माह के दौरान 9 मिसाइल तजुर्बात किए गए हैं, और अब अमरीकी खुफिया इदारे की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं, पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात भी कर लेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि शुमाली कोरिया
रवां बस जौहरी और बैरुल बराज़मी मसाइलों के तजर्बात दोबारा शुरू कर सकता है। 2018 में शुमाली कोरिया ने जिस जौहरी तजर्बाती मकाम को बंद किया था, यूएस डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के मुताबिक अब दोबारा वहाँ तामीराती सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। अमरीकी तजियाकारों में भी ये मौजू ज़ेर बहस है और तस्दीक भी कर रहे हैं कि कमर्शियल सैटेलाइट की तस्वीर में शुमाली कोरिया के जौहरी टेस्टिंग साइट पर 2018 में बंद होने के बाद से तामीर का काम दिखाया गया है। अमरीकी एजेंसी की सालाना वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा कम जोंग उन जौहरी और मिसाइल तहकीक के शोबे में मजीद वसअत चाहते हैं। अगर शुमाली कोरिया के रवां साल में होने वाले मिसाइल तजर्बात का जायजा ले तो इसमें बेपनाह इजाफा किया है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने रवां साल 9 तजर्बे किए हैं। आखिरी मिसाइल तजर्बा रवां माह इतवार को किया गया। जनूबी कोरिया और जापान ने मजम्मत करते हुए खदशा जाहिर किया है कि रवां माह के दौरान ही मजीद ऐसे तजर्बात हो सकते हैं। अमेरिका और जनूबी कोरिया के साथ जौहरी हथियारों पर होने वाले मुज़ाकरात की मुअत्तली के बाद से शुमाली कोरिया ने मिसाइल तजर्बात तेज कर रखे हैं, जिनमें 2017 के बाद का सबसे बड़ा हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा रवां साल जनवरी को किया। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर समंदर में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आलमी पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात पर अमेरिका समेत दीगर मुल्कों में तशवीश पाई जाती है। 2021 में अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का नाकाम तजर्बा किया, जिसकी तस्दीक पेंटागन ने की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया मुस्तकबिल करीब में जासूस सैटेलाइट भेजने की भी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल जी, शुमाली कोरिया बहुत कुछ करता दिखाई देता है, जिस पर न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक को बहुत ज़्यादा तशवीश है। इसी बारे में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बरे-आज़म अफ्रीका की। बताना हमें आपको यह है कि नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है और 70 चौकीदारों को कत्ल कर दिया है। ये डाकू अक्सर भारी हथियारों से लैस देहातों में हमला करके मवेशी और दीगर कीमती सामान चोरी करते हैं। तावान के लिए मकामी अफराद को अगवा भी कर लेते हैं। नाइजीरियन हुकूमत भी इन डाकुओं का कलाकमा करने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए है, लेकिन ये दरिंदे लोगों को मारने से बाज नहीं आते हैं। नाइजीरिया में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में मुस्लिम अफराद ने फायरिंग करके 70 चौकीदारों को मार डाला। ये वाक़या शुमाल मगरबी रियासत केबी में पेश आया। केबी पुलिस के तर्जमान ने हमले की तस्दीक की, लेकिन हलाकतों से मुतालिक आदादो शुमार से लाइल्मी का इजहार किया। सेल्फ डिफेंस ग्रुप के तर्जमान ने वाक़ये की तफसील बताई कि डाकुओं ने पहले उनके कुछ अरकान को अगवा किया। जब उनकी तलाश के लिए निकले तो घात लगाए हुए डाकुओं ने फायरिंग कर दी। इस झड़प के दौरान डाकुओं ने उनके अरकान को यरगमाल बनाया। कुछ अफराद की जानिब से छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन डाकुओं की जानिब से इस ग्रुप के अरकान को हमला करके मार डाला। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी जारी है। नाइजीरिया के बहुत से हिस्सों में मकामी बाशिंदों ने अपने घरों को डाकुओं से बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस यूनिट्स बनाए हुए हैं। डाकू अक्सर भारी हथियारों से लैस देहातों में हमला करके मवेशी और दीगर कीमती सामान चोरी करते हैं और तावान हासिल करने के लिए मकामी अफराद को अगवा कर लेते हैं। शुमाली नाइजीरिया में ये वाक़यात रोज बरोज बढ़ रहे हैं, जिससे दूर दराज की कम्युनिटीज सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। अगरचे केबी कम्युनिटीज के तहफ्फुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं, लेकिन मकामी अफराद के मुताबिक इनके कुछ अफराद को डाकुओं ने यरगमाल बना रखा है। हुकूमत और पुलिस की जानिब से उन्हें रिहा करने के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाल मगरबी नाइजीरिया बढ़ते हुए तशद्दुद से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ गुज़िश्ता साल हजारों अमवात हुई। मगरबी अफ्रीकी मुल्क कई दहाइयों से शोरश का शिकार है। सिक्योरिटी फोर्सेज पहले ही शुमाल मशरकी इलाके में एक दहाई से डाकुओं के खिलाफ जंग लड़ रही है। नाइजीरिया ने गुज़िश्ता साल 100 से जायद ग्रुपों के सरकर्दा रहनुमाओं को दहशतगर्द करार दिया था और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन इसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। रवां माह ही चंद रोज कबल सूबे ताराबा में मुसल्लह हमलों के नतीजे में 26 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नाइजीरियन अफवाज और फिजाइया ने जनवरी में गुसामी के जंगलात और तस्मीरे गांव में डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें 100 से जायद डाकू मारे गए थे। डाकुओं ने इन हमलों का बदला लेने के लिए रियासत ज़म्फारा में 10 देहातों पर हमला किया था, जिसमें 200 अफराद मारे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाल मगरबी नाइजीरिया में 2020 के आखिर से बड़े पैमाने पर अगवा और दीगर पुरतशद्दुद जराइम में तेजी से इजाफा देखने में आया है, क्योंकि हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जदोजहद कर रही है।
जदोजहद की जा रही है लेकिन इसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हो रही है। ये रिपोर्ट आप देख रहे थे नाइजीरिया से। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। कल रात 11:10 पे दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। डिज्नीलैंड देखना दुनिया भर में बच्चों का ख्वाब होता है। हर साल दुनिया भर से सयाह डिज्नीलैंड का रुख करते हैं। डिज्नीलैंड पेरिस, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा तफरीही पार्क है, इस साल अपनी 30वीं सालगिरह मना रहा है और इस सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। सालगिरह के मौका पर डिज्नीलैंड पेरिस के स्लीपिंग ब्यूटी कैसल के बाहर डिज्नी के मशहूर किरदार रक्स करते हुए दिखाई दी, जिससे बच्चों के साथ बड़े भी महफूज होते नजर आए। सालगिरह तकरीबात के दौरान मुख्तलिफ नए शोज के साथ रात में खूबसूरत लाइट शो का एहतमाम भी किया गया, जिसमें 150 डोनर्स की मदद से आसमान पर 30वें सालगिरह का लोगो भी बनाया गया। भारत में उस्ताद की मार से तंग आकर एक छोटा बच्चा उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सोशल मीडिया पर बच्चे की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जिला महबूब आबाद के एक प्राइवेट स्कूल में तीसरी जमात में ज़ेरे तालीम तालिब इल्म अनीक नाइक के रियाजी के उस्ताद ने बच्चे की पिटाई की, तो बच्चे ने सीधा करीबी पुलिस स्टेशन जाकर डिप्टी पर मौजूद खातून सब इंस्पेक्टर से मुतालबा कर दिया कि उस्ताद की मार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमेरिकी नस्ल के 4 मगरमच्छों की पैदाइश लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई है। 3 मादा और 1 नर पर मुश्तमिल ये 4 मगरमच्छ बच्चे पीरों में अमेरिकी नस्ल के नापैद होते मगरमच्छों में से हैं। इनके नापैद होने की बड़ी वजह पीरों से बड़ी तादाद में इन जानवरों की गैर कानूनी स्मगलिंग को करार दिया जाता है। चिड़ियाघर की इंतजामिया का कहना है कि चिड़ियाघर में इन मगरमच्छों की अफजाइश नस्ल इस नौ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कारनामा है। आपने लोगों को गाड़ी को धक्का लगाते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी रेलगाड़ी को धक्का लगाते देखा है? भारत की रियासत उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आई है जिसमें सैकड़ों लोग रेलगाड़ी को धक्के लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माजरा कुछ यूं है कि मीरठ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की 2 बोगियों में से आग भड़क उठने के बाद हंगामी सूरत हाल पर मुसाफिरों ने ट्रेन को धकेलते हुए इंजन और बाकी 2 डब्बों को अलग करने की कोशिश की ताकि दीगर डब्बों को आग लगने से बचाया जा सके। सोशल मीडिया पर डाली गई इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में जारी बमबारी के दौरान एक फौजी जोड़े ने शादी कर ली। जंग के माहौल में होने वाली शादी का पादरी भी फौजी था और मेहमान भी फौज थी। जंग के लिए हर वक्त तैयार फौजी वर्दी में बलबूस दुल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को हार पहनाए और फूलों का गुलदस्ता पेश किया, जबकि दुल्हन को रवायती सफेद दुपट्टा के बजाय फौजी हेलमेट पहनाया गया। जबकि शादी के फौरन बाद जोड़े ने मुल्की दिफा की जिम्मेदारियां वापस संभाल ली।